एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं। बिल्कुल। किसी इंसान के करियर का सबसे बड़ा मूवमेंट चल रहा है। वो अपने सबसे बड़े और सबसे महंगे यूएस टूर पर है। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। हाँ। और अचानक फोन बजता है। पता चलता है कि पिछले 26 घंटे के अंदर उसके खिलाफ असम से लेकर महाराष्ट्र तक 3 अलग-अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बाप रे, 3 एफआईआर्स। वही तो, एक चीफ मिनिस्टर ने उसके खिलाफ प्रैक्टिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। 8 करोड़ रुपए, मतलब उस इंसान की जिंदगी भर की कमाई डूबने की कगार पर है। राइट, और उसको लग रहा होगा कि अब देश छोड़ के भागना पड़ेगा। एग्जैक्टली। पैनिक इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि नींद लाने के लिए वो गलती से मेलेटोनिन की 32 मिलीग्राम की डोज खा लेता है। और ये सब किस वजह से हुआ? इंटरनेट पर बोले गए सिर्फ एक अकेले जोक की वजह से। ये सुनने में ना किसी डार्क कॉमेडी थ्रिलर फिल्म का प्लॉट लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची घटना है। ये वही घटना है जिसने पिछले कुछ वक्त में पूरे इंटरनेट और न्यूज़ चैनल्स को हिला के रख दिया था। हाँ, और ये इस बात का प्रूफ है कि एक छोटा सा डिजिटल स्पार्क असल जिंदगी में एक पूरा जंगल जलाने की ताकत रखता है। बिल्कुल सही कहा। तो आज इस चर्चा की तह तक जाएंगे। हम इस पूरी कंट्रोवर्सी को अनपैक करेंगे, जो कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट और उसमें बियर बाइसेप्स यानी रणवीर अल्लाबादिया द्वारा पूछे गए एक बेहद विवादित सवाल से शुरू हुई थी। राइट, और इस मुद्दे को समझने के लिए हमारे पास 2 मेन सोर्सेज हैं, है ना? हाँ, पहला है समय रैना का हाल ही में रिलीज हुआ स्टैंड अप स्पेशल स्टिल अलाइव। इसमें उन्होंने इस पूरे विवाद का अपना निजी अनुभव और उस भयंकर मेंटल टोल को ओपनली साझा किया है। और दूसरा सोर्स एक डिटेल्ड एनालिटिकल वीडियो ऐसे है जो एक बहुत कड़वा सवाल उठाता है कि ऐसी डंक कॉमेडी का समाज पर दरअसल क्या असर पड़ता है। एग्जैक्टली। और मैं बता दूं, हमारा मकसद आज ये तय करना नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। बिल्कुल नहीं, हमारा मकसद इस पूरे इकोसिस्टम को समझना है। एक जोक की वजह से जब किसी के घर पुलिस पहुंचती है तो वो सिर्फ एक कॉमेडी शो का मुद्दा नहीं रह जाता। राइट। वो हमारी सोसाइटी के रिप्रेस्ड यानी दबे हुए होने का, कैंसल कल्चर के भटकने का और डिजिटल फेम की खोखली सच्चाई का एक बहुत बड़ा सबूत बन जाता है। तो सीधा शुरुआत करते हैं इस पूरे इकोसिस्टम की नींव से, मतलब कैरेक्टर प्ले करने का इंटरनेट गेम। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। समय ने अपने स्पेशल में एक नया पर्सपेक्टिव दिया। उनका मानना है कि इंटरनेट पे लोग एक्चुअली इंसान नहीं है, वो बस एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और अगर कोई एक क्लीन या परफेक्ट आदर्श इमेज बनाता है तो वो सबसे खतरनाक पोजीशन में है, क्योंकि एक छोटी सी गलती और दुनिया उसे नीचे खींचने के लिए एकदम भूखी बैठी होती है। वही तो, प्योरिटी टेस्ट फेल होने का डर। एग्जैक्टली। इसलिए समय ने खुद को इंटरनेट पर जानबूझकर एक विलेन, या खुद के ही शब्दों में कहूं तो एक गांडू कैरेक्टर के रूप में पेश किया, ताकि लोग उनसे अच्छाई की उम्मीद ही न करें। पर मेरा सवाल ये है कि क्या ये एक वैलिड डिफेंस मैकेनिज्म है? हाँ, या फिर आसानी से अपनी जिम्मेदारी से भागने का एक तरीका? मतलब अगर मैं खुद को पहले ही बुरा बोल दूं तो क्या मुझे कचरा बेचने का लाइसेंस मिल जाता है? ये एक बहुत ही शार्प क्रिटिक है। साइकोलॉजिकल लेवल पर देखें तो समय का ये कदम प्रीएम्प्टिव सेल्फ डेप्रिकेशन कहलाता है। ओके, मतलब पहले अपनी बेइज्जती कर लो। बिल्कुल। इंटरनेट का जो प्योरिटी टेस्ट है वो इतना ब्रूटल है कि क्रिएटर्स को लगता है कि इससे बचने का एक ही तरीका है, टेस्ट ही मत दो। समय ने समझा कि अगर वो बेस लेवल ही इतना नीचे सेट कर देंगे तो उन्हें कैंसिल होने का डर नहीं रहेगा। पर ये आजादी की इल्यूजन है ना? एग्जैक्टली। आप कैरेक्टर कितना भी बुरा प्ले कर लें, जब आप रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हैं तब आपका डिजिटल कैरेक्टर आपको बचा नहीं सकता। और ये इल्यूजन उनके शो लेटेंट के एडिट प्रोसेस में बहुत क्लियरली टूट गया। ओ हाँ, वो एडिटिंग वाली बात। समय ने बताया कि उनका शो लाइव में असल में 5 घंटे का होता था और उन 5 घंटों में हर तरह के ऑफेंसिव जोक्स होते थे, रिलीजन पर, कास्ट पर, जेंडर पर, सब कुछ कवर होता था। हाँ, वो उस शो को काट छांट कर 1 घंटे का बनाते थे। उन्हें लगता था कि उन्होंने 99% कचरा साफ कर दिया है। लेकिन रणवीर अलाबादिया का वो एक सवाल जो उसने लगातार 8 बार पूछा था, वो एडिट में छूट गया। हाँ, ये तो मुझे किसी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जैसा लग रहा है। आप एक बिल्डिंग में हैं, आपने बॉम्ब के 99 वायर्स बिल्कुल सही काट दिए, लेकिन जो एक तार आप कट करना भूल गए उसने पूरी बिल्डिंग उड़ा दी। और उस बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपको लगता है आपके पास पूरा कंट्रोल है। डिजिटल एडिटिंग क्रिएटर्स को एक गॉड कॉम्प्लेक्स दे देती है। गॉड कॉम्प्लेक्स? राइट। मतलब उन्हें लगता है वो नैरेटिव अपने हिसाब से चला सकते हैं। बिल्कुल।
लेकिन उन्हें ये रियलाइज नहीं होता कि इंटरनेट पर कॉन्टेक्स्ट गायब हो जाता है। 5 घंटे के लाइव शो में एक वाइब होती है, एक बिल्डअप होता है। राइट, लोग वहाँ फिजिकली बैठे हैं। हाँ, और जब आप उसमें से निकालकर एक 15 सेकंड का क्लिप इंटरनेट पर डालते हैं तो वो लिटरली एक बॉम्ब बन जाता है। और यही वो 1% ब्लाइंड स्पॉट था जिसने उनकी असल जिंदगी में ऐसी तबाही मचाई जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। और वो तबाही कोई मामूली ट्रोलिंग नहीं थी। यहाँ से हम देखते हैं उस कंट्रोवर्सी का पहाड़ और एक इंसान का पूरा मेंटल ब्रेकडाउन। मेंटल टोल बहुत मैसिव था। सोचिए, आग की तरह क्लिप फैलती है, ट्विटर पे ट्रेंडिंग शुरू होती है, फिर अचानक से नेशनल न्यूज चैनल्स की प्राइम टाइम डिबेट्स शुरू हो जाती हैं। मीडिया का नैरेटिव बन जाता है कि ये इन्फ्लुएंसर्स देश के नौजवानों का दिमाग खराब कर रहे हैं। और इन सब के बीच सैम को यूएस में लगातार पैनिक अटैक्स आ रहे थे। और पैनिक अटैक्स आना बहुत लाजमी था। ये सिर्फ डिजिटल दुनिया का शोर नहीं था, असल जिंदगी का सिस्टम उनके खिलाफ मूव हो रहा था। 3 अलग-अलग स्टेट्स में एफआईआर दर्ज होना और एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर का उसमें इंटरवीन करना, ये किसी का भी दिमाग हिला देने के लिए काफी है। एग्जैक्टली। एक एको चैम्बर का कॉन्सेप्ट होता है साइकोलॉजी में। जब आप लगातार अपने फोन पर सिर्फ अपने खिलाफ हेट और पुलिस एक्शन की न्यूज पढ़ते हैं तो आपके दिमाग का फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बिल्कुल वैसे ही ट्रिगर होता है जैसे आपके सामने कोई खूंखार जानवर खड़ा हो। ओह वाओ, मतलब फिजिकल थ्रेट और डिजिटल थ्रेट में दिमाग फर्क नहीं कर पाता? बिल्कुल नहीं। दिमाग के लिए डर तो डर है, जिसका नतीजा हमने देखा उस मेलेटोनिन वाले इंसिडेंट में। नींद नहीं आ रही थी, अगले दिन परफॉर्म करना था और डेस्परेट होकर उन्होंने 3 मिलीग्राम की जगह सीधा 32 मिलीग्राम मेलेटोनिन खा ली। ये दिखाता है कि उनका आइसोलेशन किस लेवल पर था उस वक्त। पर मेरे हिसाब से इस स्पेशल का सबसे हार्ट ब्रेकिंग हिस्सा वो नहीं था जो समय पर बीती, वो था जो उनके दोस्तों और फैमिली पर बीती। हाँ, वो हैबिटेट वाला इंसिडेंट। यस, जब उनके दोस्त बलराज के 70 साल के बुजुर्ग माँ बाप को उनके कॉमेडी क्लब हैबिटेट के अंदर पुलिस के सामने प्रैक्टिकली गिड़गिड़ाना पड़ा। ये बात किसी को भी अंदर से तोड़ सकती है, लेकिन वहीं पर एक बिल्कुल उल्टा रिएक्शन भी था, समय के पिता का रिएक्शन। हाँ, और वो कंट्रास्ट इस पूरी कहानी का सबसे गहरा हिस्सा है। बिल्कुल। समय के पिता एक कश्मीरी पंडित हैं। उन्होंने 1990s में जो ट्रॉमा सहा है वो डिजिटल नहीं था, वो फिजिकल था। उन्होंने अपने घर छूटते हुए देखे हैं, गोलियां चलती हुई देखी हैं। राइट। जब समय ने यूएस से रो कर उन्हें इस पूरी कंट्रोवर्सी और एफआईआर्स के बारे में बताया तो उनके पिता का रिस्पॉन्स बहुत ही ठहराव वाला था। उन्होंने कहा, इससे भी खराब चीजें देखी हैं हमने। तुम्हें अपना 10th क्लास का रिपोर्ट कार्ड याद है? जब मैंने ये सुना ना, मुझे सच में समझ नहीं आया कि एक बाप उस वक्त ऐसी बात कैसे कह सकता है। क्या वो डिजिटल ट्रॉमा के प्रति थोड़े इनसेंसिटिव थे या फिर वो सच में इस इंटरनेट के बवंडर की औकात समझते थे? देखो, ये इनसेंसिटिविटी नहीं थी, ये पर्सपेक्टिव था। एक ऐसी जनरेशन जिसने मौत को, वायलेंस को रियल टाइम में देखा है, उन्हें पता है कि जब तक आपकी जान पर नहीं बनाती बाकी सब कुछ टेम्पररी है। सैम उस वक्त अपने इंटरनेट के डर में कैद थे। उन्हें लग रहा था दुनिया खत्म हो गई, लेकिन उनके पिता ने उस प्रैक्टिकल, जमीनी नजरिए से उस डर का गुब्बारा फोड़ दिया। उन्होंने रियलाइज करवाया कि ये जो इंटरनेट की आग है, ये जितनी तेजी से भड़कती है उतनी तेजी से बुझ भी जाती है। हाँ, मतलब ये परमानेंटली किसी की जान नहीं लेती। ये बात सुनने में बहुत कंफर्टिंग लगती है। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट के लिए इस ट्रॉमा और डर को थोड़ा साइड में रखते हैं और एक थोड़ा चुभने वाला सवाल पूछते हैं। हाँ, पूछिए। आग लगने के बाद आप धुएं की शिकायत तो कर सकते हैं, पर आग लगी क्यों? क्या वो जोक या उस शो का कंटेंट सच में इतना हार्मलेस था? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि जो दूसरा सोर्स हम एनालाइज कर रहे हैं वो वीडियो ऐसे वो इन बातों पर क्लियरली पॉइंट आउट करता है कि कॉमेडी कभी किसी वैक्यूम में नहीं होती। जो लोग इंटरनेट पे आकर लिखते हैं रिलैक्स, इट्स जस्ट अ जोक, वो दरअसल एक बहुत डार्क रियलिटी को छुपा रहे होते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। विश्लेषण ये साफ करता है कि शब्दों की एक रियल वर्ल्ड पावर होती है। इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे शोज में कई बार औरतों को ओपनली बिच कहना या गोल्ड डिगर बुलाना ह्यूमर के नाम पर नॉर्मलाइज किया गया है। हाँ, जैसे कुशा कपिला का रोस्ट हुआ था उस शो पर। एग्जैक्टली। और उसके बाद क्या हुआ? उन्हें लगातार महीनों तक इंटरनेट पर भयंकर ट्रोल किया गया। ये जो शॉक वैल्यू और वल्गैरिटी है, ये स्क्रीन पर शुरू जरूर होती है पर वहां खत्म नहीं होती। पर लोग स्क्रीन और रियल लाइफ को अलग क्यों नहीं रख पाते? एक बड़ा डिस्टर्बिंग एग्जाम्पल उस सोर्स में दिया गया था कि कैसे कुछ यूट्यूबर्स ने अपनी वीडियोस में रशियन महिलाओं को 6,000 रुपए बोलकर ऑब्जेक्टिफाई करना शुरू किया। हाँ, वो केस बहुत शॉकिंग था। अब किसी को लग सकता है कि ये बस एक सस्ता इंटरनेट जोक है, पर इसका फिजिकल नतीजा देखिए।
असल जिंदगी में जब फॉरेन महिलाएं इंडिया घूमने आईं तो लोगों ने सड़कों पर उन्हें घेर के 6000 बोलना शुरू कर दिया। ये हैरासमेंट कंप्लीटली रियल थी। और ये दर्शाता है डिसेंसिटाइजेशन का मैकेनिज्म। दरअसल होता क्या है, जब आप लगातार ऐसी बातें स्क्रीन पर देखते हैं और खासकर जब अथॉरिटी फिगर्स जैसे बड़े क्रिएटर्स या फेमस कॉमेडियंस उन बातों पर हंसते हैं तो दिमाग की बाउंड्री ब्लर हो जाती है। राइट, मतलब वो नॉर्मलाइज हो जाता है। बिल्कुल, ऑडियंस को लगता है कि अगर ये स्क्रीन पर एक्सेप्टेबल है तो पब्लिक में बोलना भी आम बात है। शॉक वैल्यू हमारे दिमाग के एम्पैथी सेंटर्स को नंब कर देती है। ये तो वही बात हुई ना। एक छोटी सी एनालॉजी बनाते हैं। अगर हम अपने घर का कचरा या सड़ी हुई सब्जी आकर अपने बेड पर नहीं डालते क्योंकि हमें पता है वो गंदगी है, तो हम अपने दिमाग में इस सस्ती शॉक वैल्यू का कचरा क्यों डाल रहे हैं? वही तो सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। ये जो रेज बेटिंग का कॉन्सेप्ट है, जानबूझकर ऐसी अजीब और ऑफेंसिव बातें करना जिससे लोग ट्रिगर हो, इस फॉर्मूले ने टीवी को खराब किया था। रियलिटी शोज में लोग आपस में सिर्फ इसलिए लड़ते थे क्योंकि गाली गलौज से टीआरपी आती थी। हाँ। ऐसा लगता है कि आज के क्रिएटर्स ने टीवी की वही सबसे बुरी आदत उठाकर इंटरनेट पर इम्प्लीमेंट कर दी है। और उस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। समय के शो के फिगर्स देखिए, 4 करोड़ यूनिक डिवाइसेस पर वो देखा गया। 4 करोड़! ये बहुत बड़ा नंबर है। आखिर इस देश में 4 करोड़ लोग ये क्यों देखना चाहते हैं? इसका जवाब साइकोलॉजी में छुपा है। हमारी सोसाइटी अंदर से बेहद रिप्रेस्ड यानी दबी हुई है। जिन बातों पर खुलकर ओपनली और साइंटिफिकली चर्चा होनी चाहिए, जैसे सेक्स एजुकेशन, रिलेशनशिप्स या इंटिमेसी, उन्हें बचपन से एक टैबू बना दिया जाता है। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब क्योंकि हम घर पे या स्कूल में इन बातों पर बात नहीं कर सकते, तो जब कोई पब्लिक स्टेज पर खड़े होकर ओपनली गाली देता है या डबल मीनिंग बातें करता है, तो लोगों को उसमें एक रिबेलियस थ्रिल मिलता है, एक दबी हुई भड़ास निकलती है। बिल्कुल, रिप्रेस्ड लोगों को उस वल्गैरिटी में एक अजीब सी आजादी का एहसास होता है। वो उस जोक पर नहीं हंस रहे होते, वो उस टैबू के टूटने पर हंस रहे होते हैं। लेकिन इस चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि उस टैबू को तोड़ने के लिए किसकी बेइज्जती की जा रही है। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। पर चलिए मान लेते हैं कि ये कंटेंट गलत था और इसका असर बुरा हो रहा था जी। तो इसको ठीक करने का तरीका क्या है? क्योंकि इस कंट्रोवर्सी ने हमारी सोसाइटी का जो दोगलापन, जो हिपोक्रेसी एक्सपोज की है, वो कॉमेडी से भी ज्यादा डार्क है। सोर्स मटेरियल इस बात पर रोशनी डालता है कि जिन पॉलिटिशियंस और मेन स्ट्रीम मीडिया वालों ने पहले बीरबाई सेठी को सर पर बिठाया था, हाँ, उसे प्राइम मिनिस्टर तक का इंटरव्यू करने का मौका मिला था। वही। और उन्हीं लोगों ने टीआरपी के लिए फौरन उसके खिलाफ माहौल बना दिया। और ये हिपोक्रेसी सिर्फ मीडिया तक सीमित नहीं थी। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के दोनों एक्सट्रीम्स, लेफ्ट विंग और राइट विंग, दोनों की असलियत यहाँ सामने आई। और यहाँ सोर्सेज क्लियरली दोनों साइड्स को कॉल आउट करते हैं। राइट। एक तरफ लेफ्ट से ये मांग उठी कि इन क्रिएटर्स को पूरी तरह से मिटा दिया जाए, इनका करियर खत्म कर दिया जाए। और दूसरी तरफ राइट विंग एक्सट्रीम्स ने ओपनली इंटरनेट पर समय और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां देनी शुरू कर दी, जो कि अपने आप में हमारे सिस्टम का एक बेहद भयानक मजाक उड़ाता है। मतलब सोचकर देखिए, एक भद्दा जोक मारने पर, एक गलत सवाल पूछने पर 3 स्टेट्स की पुलिस एक्शन में आ जाती है। बिल्कुल। लेकिन इंटरनेट पर हजारों लोग किसी की जान लेने की या किसी औरत को फिजिकली हार्म करने की धमकियां लिखकर भेजते हैं और उन्हें एक नोटिस तक नहीं आता। क्या लॉ एंड ऑर्डर बस वहीं एक्टिव होता है जहां पब्लिक आउटरीच और पीआर का फायदा हो? यही सबसे बड़ी समस्या है। जब सिस्टम आर्बिट्रेरीली यानी बिना किसी लॉजिक के किसी एक को टारगेट करता है तो वो इंसाफ नहीं होता, वो पीआर एक्सरसाइज होती है। और इसी से ये बहस निकलती है कि ऐसी चीजों को डील कैसे किया जाए। तो क्या सरकार को आकर ऐसे शोज को बैन कर देना चाहिए? विश्लेषण वीडियो इसका बहुत कड़ी शब्दों में विरोध करता है। इसका हल गवर्नमेंट सेंसरशिप बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? अगर वो कचरा है तो बैन क्यों ना करे? क्योंकि हिस्ट्री गवाह है कि जब भी किसी एस्टैब्लिशमेंट या सरकार के हाथ में बैन करने की ताकत आती है तो वो सिर्फ वल्गैरिटी नहीं रोकते, वो अर्थपूर्ण आर्ट को और सच बोलने वाली आवाजों को भी दबा देते हैं। इसका कोई एग्जाम्पल? इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल सादात हसन मंटो की कहानियां हैं। ओह हाँ, पार्टीशन के टाइम की कहानियां। हाँ, मंटो ने जब पार्टीशन के दौरान सोसाइटी के डार्क सीक्रेट्स और सेक्स वर्कर्स की असलियत पर लिखा तो उस वक्त के सिस्टम ने उन्हें अश्लीलता के नाम पर बैन कर दिया, उन पर केस चलाए। क्यों? क्योंकि उनकी लिखावट समाज का वो बदसूरत आईना थी जो लोग देखना नहीं चाहते थे। राइट, लोग सच्चाई से डर गए थे। एग्जैक्टली। अगर हम आज बैन कल्चर को सपोर्ट करेंगे तो कल को कोई नया मंटो आएगा तो उसे भी बैन कर दिया जाएगा। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? कॉल आउट कल्चर या बॉयकॉट? हाँ,
सही तरीका बॉयकॉट और कॉल आउट कल्चर ही है। ये एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक तरीका है। यहाँ लोग खुद डिसाइड करते हैं कि उन्हें ये नहीं देखना, और वो एडवर्टाइजर्स को बोलते हैं कि हम ऐसे क्रिएटर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझें तो बॉयकॉट का मतलब है कि मैं अपने लिए एक बाउंड्री सेट कर रही हूँ कि मैं ये कचरा नहीं देखूंगी। बिल्कुल। और बैन का मतलब है कि मैं किसी दूसरे की आज़ादी और बाउंड्री को जबरदस्ती तोड़ रही हूँ कि मैं तुम्हें ये बनाने ही नहीं दूंगी। लेकिन जब लोग दोनों तरफ से गालियां दे रहे थे और कैंसिल करने पे तुले थे, तो क्या ये कैंसिल कल्चर भटक नहीं गया? भटक तो गया। अगर हर बात पर कैंसिल होने का डर रहेगा तो कॉमेडी आगे कैसे बढ़ेगी? कॉमेडी तो होती ही थोड़ी ऑफेंसिव है ना? यहाँ हमें समझना होगा कॉमेडी की सबसे फंडामेंटल थ्योरी को, पंचिंग अप वर्सेस पंचिंग डाउन। कॉमेडी ऑफेंसिव हो सकती है, लेकिन उसका टारगेट कौन है ये तय करता है कि वो आर्ट है या बुलिंग। पंचिंग अप और पंचिंग डाउन को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? आदमी का किसी बड़े करप्ट नेता, किसी ताकतवर सिस्टम या किसी ऐसी चीज का मजाक उड़ाना जिसके पास आपसे ज्यादा पावर है। यहाँ ह्यूमर के जरिए पावर को चैलेंज किया जा रहा है। ये हेल्दी है। ओके, और पंचिंग डाउन? वहीं आम आदमी अगर किसी ऐसी माइनॉरिटी, किसी कमजोर इंसान या औरतों का मजाक उड़ाए जिनके पास पहले से ही सिस्टम में पावर नहीं है, तो वो कॉमेडी नहीं है, वो सीधा सीधा ऑपरेशन और बुलिंग है। ये डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि अभिषेक उपमन्यु या गौरव कपूर जैसे कई कॉमेडियंस हैं जो ये साबित करते हैं कि बिना पंचिंग डाउन किए, बिना सस्ती वल्गैरिटी के भी स्टेडियम भरे जा सकते हैं और बेहतरीन कॉमेडी की जा सकती है। बिल्कुल। खैर, इस पूरे तूफान ने समय को फाइनली एक ऐसी जगह लाकर खड़ा किया जहां उनका ईगो पूरी तरह टूट गया। उन्हें मुंबई पुलिस के सामने आकर स्पेसिफिकली माफी मांगनी पड़ी। हाँ, और स्पेशल में उन्होंने बताया कि उस वक्त उन्हें जॉर्ज ऑवेल की एक बहुत फेमस लाइन याद आ रही थी कि एवरी जोक इज अ टाइनी रेवोल्यूशन, कि हर मजाक एक छोटी क्रांति होता है। पर उस क्रांति का नशा तुरंत उतर गया जब जमीन पर रियलिटी हिट हुई। एग्जैक्टली। उनके उस कश्मीरी पंडित बैकग्राउंड और उनके पिता के एक्सपीरियंसेस ने उन्हें एक बहुत बड़ी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट दी थी, एक डीप रियलाइजेशन कि यू ओनली फाइट व्हेन द फाइट इज फेयर। ये बहुत डीप बात है। जब आपके सामने एक पूरा स्टेट एपरेटस खड़ा हो, पुलिस खड़ी हो, तो वहां फिलॉसफी और क्रांति काम नहीं आती, वहां फैमिली और सर्वाइवल काम आते हैं। इसलिए उन्होंने वो ईगो साइड में रखा और माफी मांगी। और इस पूरे एपिसोड ने उन्हें एक बहुत क्लियर लाइफ लेसन दिया। उन्होंने रियलाइज किया कि उनका काम उनकी पूरी पहचान नहीं है। उनका नया मंत्र बन गया, डिटैच एंड डू इट। डिटैच एंड डू इट, सही है। यानी अपने काम को दिल से मत लगाओ, दिमाग से करो। पैसा कमाने के लिए जो दिन लगाया वो ठीक है, पर वो दिन उनकी लाइफ का असल ऑब्जेक्टिव नहीं है। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टेक अवे ये था कि अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताना ही असल में प्रोडक्टिव दिन होता है। इंटरनेट की लाइक्स और व्यूज असल करेंसी नहीं है। वही तो। और इसी के साथ उन्होंने उस इमोशनल दीवार पर भी बात की जो अक्सर बाप और बेटे के बीच होती है। खासकर इंडियन सेटअप में मर्दों के इमोशंस को लेकर बहुत खामोशी होती है। हाँ, लोग एक्सप्रेस नहीं करते। समय ने रियलाइज किया कि जब सब कुछ अगेंस्ट था तो फैमिली ही खड़ी थी। उन्हें समझ आया कि बाप और माँ का प्यार बराबर होता है, बस एक बाप को वो ओपनली एक्सप्रेस करना नहीं सिखाया गया सोसाइटी में। ये सच में बहुत टचिंग था। इस स्टैंड अप स्पेशल की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि शुरुआत होती है एक सस्ते जोक की कंट्रोवर्सी से, लेकिन अंत में ये बात एक डीप ह्यूमन कनेक्शन पर आकर रुकती है कि मर्दों को अपने इमोशंस ओपनली और सेफली एक्सप्रेस करना सीखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तो हमने शुरुआत की थी कि कैसे एक छोटा सा एडिट में छूटा हुआ सवाल असल जिंदगी में तबाही लाया। एक तरफ वो क्रिएटर्स हैं जो शॉक वैल्यू की आग लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक दबी हुई सोसाइटी है जो उस आग को अपने ही दबे हुए इमोशंस प्रोसेस ना कर पाने की वजह से हवा दे रही है। एग्जैक्टली। ये पूरी कंट्रोवर्सी इंटरनेट और असल जिंदगी के बीच गिरती हुई दीवारों की कहानी है। हाँ, डिजिटल और रियल लाइफ अब दो अलग दुनिया नहीं रही। हम इंटरनेट पर जो बोलेंगे वो असल जिंदगी में काटना ही पड़ेगा। इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बेहद चुभने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। जब भी ऐसी डंक कॉमेडी सामने आती है और पब्लिक उस पर हंसने लगती है, तो क्या वो हंसी सच में उन भद्दे और ऑफेंसिव शब्दों पर होती है, या फिर वो हंसी उस आजादी पर होती है जो हमारी आम जिंदगी की घुटन में कहीं खो गई है? वही, शायद ये डिजिटल एंटरटेनमेंट हमारा आईना बन चुका है, जो दिखाता है कि हम समाज के तौर पर अंदर से कितने घुटे हुए हैं। इस बात पर विचार करना हम सबके लिए जरूरी है। अलविदा। वक्त निकालकर इस बारे में जरूर सोचें। अलविदा।